IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। चुनाव है प्रचंड, खून पार्टियों के फंड, आज वोट की पड़ी कि तुम लुटाने दो। आप हाथ भाजपा या मोदी की हो शान, आज चुनावी धार पर टकराने दो। वोट आपका विश्वास है, उसके बाद हमारा कर्तव्य शुरू हो जाएगा आपकी सेवा की। अंत में जनता की जीत होगी। मौका मिलेगा तो हम लोग दिल्ली की जनता के लिए इन ठोस जटिल समस्याओं का हल ढूंढेंगे। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है दिल्ली दरबार में। आज बारी है बात करने की, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। मतगणना का काम 10 तारीख को होगा, लेकिन एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और उस एग्जिट पोल में क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, ये एकमात्र IBN 7 पर आप देख पाएंगे। तमाम एजेंसीज का एग्जिट पोल एक साथ एक जगह पर। अब से कुछ ही देर में हम बारी बारी से तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनका विश्लेषण होगा, खासकर वो तब जबकि दिल्ली में बम्पर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। अभी भी कुछ बूथ पर बताया जा रहा है कि लाइनें लगी हुई हैं। ये आंकड़े जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये दोपहर के आसपास के हैं, 4 बजे के आसपास के, जो मुझे जानकारी दी 3 बजे से 4 बजे के बीच के एग्जिट पोल के नतीजे हैं। जैसे जैसे ये अपडेट होंगे या चेंज होंगे, वो भी मैं आपको अगले 2 घंटे में अपडेट करता जाऊँगा। सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराता हूं जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर पिछले 2 दिनों से लगातार हमारे साथ मौजूद मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हैं, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष, आपका स्वागत है। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, आपका भी स्वागत है। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। 2 खास मेहमान मेरे साथ यहाँ भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है सर। और साथ में राकेश सिन्हा है जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संघ मामलों के जानकार हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में दिल्ली की जनता, ये वो बच्चे हैं, ये वो युवा हैं जो देखना चाहते हैं दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। हम एक एक कर अब एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने लेके आते हैं। अपने सहयोगी आकाश सोनी के पास लेके चलता हूं इलेक्शन रूम में। आकाश, सबसे पहले किस एजेंसी का नतीजा आप सुनाने वाले हैं? सुमित, एक एक करके सभी सर्वे हम सामने लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे आपके सामने आ रहा है और कैसे 2% के वोट शेयर के फर्क से सारी दुनिया बदल जाती है, ये अभी आपको साफ हो जाएगा। सबसे पहले हम वोटिंग शेयर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सीटें भी दिखा रहे हैं। इसके बाद पहले वोट शेयर देखिए, बीजेपी 40% वोट के साथ नंबर 2 पर, यानी कि सरकार बनती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी की। 42% वोट आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक, और कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ रही है। सिर्फ 11% वोट कांग्रेस को मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये सीट्स में कैसे ट्रांसलेट होता है देखिए, बीजेपी और आपका फर्क सिर्फ 2% का था, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है 31 से 39 सीटें। यानी आम आदमी पार्टी लग रहा है इस वक्त अपने बल पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को 27 से 35 सीटें मिल सकती हैं। और कांग्रेस का बुरा हाल देखिए, ऐसी दुर्दशा कांग्रेस की दिल्ली में किसने सोची थी? 2 से 4 सीटें सिर्फ कांग्रेस को आ सकती हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। इस वक्त जो ग्राफिक आप अपने सामने देख रहे हैं, 31 से 39 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं और समर्थकों के लिए यह पचाना बेहद मुश्किल होगा कि आम आदमी पार्टी अपने बल पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यहां बिल्कुल साफ आपको इंडिया टीवी सी वोटर के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो देखने में आ रहे हैं। एक एक करके सुपर सर्वे में सारे
नतीजे जो एग्जिट पोल्स के हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। ये पहला था और पहला बड़ा झटका था शायद सुमित। बिल्कुल आकाश, शुक्रिया। झटका है कि नहीं है ये तो आशीष सूद बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आशीष। बहुत ज़बरदस्त कैंपेन करने की कोशिश की और पिछले 4-5 दिनों में तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि दिल्ली के वोटरों को समझाओ, बुझाओ, रिझाओ और बाहर निकाल कर लाओ। लेकिन एग्जिट पोल आपके मुताबिक नहीं है। देखिए, एक तो ये एग्जिट पोल अभी कंप्लीट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एग्जिट पोल में जितना छोटा वोट शेयर का डिफरेंस दिखा रहे हैं और जितने बड़े अंतराल में सीटों का डिफरेंस दिखा रहे हैं और सैंपल साइज जो इसका रहा होगा, जनता जनार्दन ने तो अपना नतीजा और अपना मत पैक कर ही दिया है, परंतु ये सब चीजें इसमें इसकी विवेचना करने की हैं। जैसे जैसे आपके पास बाकी सब चीजें आएंगी, आम आदमी पार्टी ने अपनी यूएसपी, जो उसकी यूएसपी है सोशल मीडिया और टेलीविजन पे अपने सामने रखने की, उस कैंपेन को किया है। शायद यही कारण है वो इसमें ज़्यादा आगे दिख रहे हैं। ज़मीन पर, क्योंकि हम पूरा दिन भर बूथ और विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पे घूमे हैं, ज़मीन पर ऐसी स्थिति है नहीं। आपको 10 तारीख को जनता जनार्दन का जब नतीजा दिखेगा तो इसमें बहुत अंतर दिखेगा। आप आज डिफेंसिव पे हैं। नहीं, डिफेंसिव नहीं है। हम यहाँ एनालिसिस, देखिए ये हाइपोथेटिकल चीजों पे एनालिसिस है। मैं मानता हूँ। आप इस बात को भी मानेंगे कि लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली में 6 सीट, ऐसे अनेक सर्वे थे जो दिल्ली में 6 सीट लोकसभा की आम आदमी पार्टी को दे रहे थे और दिल्ली में 7-0 हुआ है। आशीष जी, बीच में टोक रहा हूं, किरण बेदी कुछ बोल रही है, सुन लेते हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है उनकी। किरण बेदी, तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा, क्योंकि 3 से 6 बजे तक का बहुत भारी नंबर क्या सोचता है वो हमें नहीं मालूम अभी। तो आओ इंतजार करें और इसको फाइनल नहीं समझे किसी सर्वे को भी, क्योंकि ये 3 से 6 वाले आंकड़े अभी असेस नहीं हुए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद एक बारी फिर से कि आप सब दिल्ली, और माफी मांगती हूँ कि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपसे इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पा रही। आप वो वाली आवाज नहीं सुन रहे जो मेरी असली आवाज है। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। किरण बेदी खुद कह रही हैं उनकी आवाज खराब है, गला खराब हो चुका, लेकिन वो कह रही हैं कि ये 3 बजे तक की बात थी। जो बात आशीष भी यहाँ कह रहे थे वही बात किरण बेदी भी कह रही थी कि ये जो एग्जिट पोल है ये कंप्लीट पोल नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, आप तो खुश होंगे, आपको तो यही कंप्लीट लग रहा होगा, आप तो चाहेंगे यही हो जाए। देखिए, मैं बीजेपी वालों से एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ जी, कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप सोच लीजिए कि हाँ 10 तारीख में कुछ होगा, लेकिन होने वाला वही है जो हो चुका है। और ये जो यूथ बैठा हुआ है, आप इनसे पूछ लीजिए, इनमें का हर आदमी बिजली के दाम कम चाहता है, एजुकेशन अच्छी चाहता है, पानी की सप्लाई अच्छी चाहता है, रोड अच्छे चाहता है। क्यों भाई, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो और वो केजरीवाल दे सकता है, आम आदमी पार्टी दे सकती है। बीजेपी को 8 महीने हमने देख लिया, कांग्रेस को हमने पिछले 10 साल देख लिया, 15 साल देख लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज पूरा का पूरा पूरी दिल्ली का भरोसा आम आदमी के साथ है। 49 दिन में नहीं 49 दिन में प्रचार कर रहे हैं, असेंबली आ रही है और दोबारा चुनाव में जा रहे हो। आलोक जी, भी मत करना, आलोक जी चल रहा है। नहीं देखिए, अभी से चालू आलोक सुनिए, देखिए आलोक जी को कल भी मैंने टोका था कि सवाल बात जब मेरी हो तो आप मत बोलें, क्योंकि आपकी हैसियत अब बोलने की नहीं रह गई है। आप तो खामोश रह जाइए। ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजा नहीं आया। अब तो हमें और बीजेपी को बात करने दीजिए। देखिए, आप तो तमाशा देखिए, आप तो तमाशा देखिए। देखिए, अगले 20 साल तक आप तमाशा देखिए, ना आपको दिल्ली मिली है ना आपको हिंदुस्तान मिला है। आप तमाशा देखिए, आप तो तमाशा देखिए। एक रिएक्शन गौरव मैं आपसे लेना चाहूंगा। इस रेस में आप लोग भले ही नहीं थे, पर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन की घोषणा की थी या उम्मीद जताई थी कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है। रामगोपाल जी की जो साउंड बाइट आई थी। सुमित जी, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड था कि जो अनऑफिशियली ऑफिशियल चैनल है इस सरकार का और बीजेपी का, वो भी आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहा है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र भाजपा से कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हावी है आम आदमी पार्टी, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ महीने पहले सोशल मीडिया और मीडिया पे भाजपा का कब्जा था और हम जानते हैं कि 150 एमपी और 30 मंत्री इस चुनाव पे लड़े थे। तो सबसे बड़ी बात इस चुनाव से ये है कि जो संकेत जाएंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। और
थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, आप ही का जुमला उठा रहा हूं कि अश्वमेध यज्ञ जैसा जो घोड़े को रोक दे, तो ये चुनाव भी कुछ वैसा ही है। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से प्रचार किया, आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि अगर किसी में योग्यता हो और दृढ़ निश्चय हो तो वो नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा का जो सोशल मीडिया और प्रचार है तो उसको चुनौती दे सकता। आपकी पार्टी में नहीं था, यूपी में नहीं, ये मानेंगे? हमारी पार्टी की 71 तक पहुंच गई थी हमारी बीजेपी। पार्टी की जब आप बात कर रहे हैं तो श्री अखिलेश यादव जी ने ही रथ यात्रा करने के बाद 226 सीटें जितवाई थी। तो अभी क्योंकि हम लोगों का चर्चा का विषय दिल्ली है तो मैं उसकी बात करूंगा और जो उसका राष्ट्रीय राजनीति पे असर पड़ेगा मैं उसकी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश की चर्चा के लिए बुलाइएगा, जरूर आऊंगा और उस पर भी चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में चर्चा करने को कुछ पीछे से तो सब साफ ही हो चुका। अब वो तो पता चलेगा अभी 10 तारीख को कि कौन सफाया हो रहा है, कौन आ रहा है। मैं राकेश जी आपको रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपको शौक लगा ये एग्जिट पोल आ रहे हैं जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं? देखिए, लोकतंत्र में किसी को शौक नहीं लगता है, लेकिन लोकतंत्र में यदि कुछ ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो ये सोल सर्चिंग जिसको आत्मालोचन कहते हैं वो करने की जरूरत है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में जो नेतृत्व है वो कहीं न कहीं जनता से डिस्कनेक्ट दो कारणों से हुआ है। सुविधा भोगी वर्ग बढ़ा है जिसके कारण डिस्कनेक्ट हुआ है, उसकी भरपाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो जमीन पे काम करता है, सामान्य कार्यकर्ता काम करता है झुग्गियों में, बाकी बस्तियों में, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की भरपाई होती रही है। मेरा मानना यह है कि दक्षिणपंथी रास्ते को बहुत अधिक स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह आम जनता जिस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आम दिनों की आवश्यकताओं के लिए लोग बहुत पीड़ित हैं, वहाँ यदि आप सफल भी हो जाते हैं तो उस सफलता को कभी भी चुनौती मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि दीनदयाल उपाध्याय का जो मंत्र था कि चाहे युग जैसा भी आ जाए, जो महात्मा गांधी का मंत्र था, जयप्रकाश नारायण का मंत्र था, राम मनोहर लोहिया का मंत्र था, चाहे उदारवाद हो कि नौ उदारवाद हो कि पूंजीवाद हो या साम्यवाद हो, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा बनाए गए ईमानदारी के प्रमाण पत्र से जनता के बीच ना जाए, जनता के द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र से जाएं, जब मरे तो उनके बैंक बैलेंस में जीरो हो। यह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वही पार्टी है, इसकी विरासत बहुत बड़ी पार्टी है और ये विरासत आज की नहीं है, 1950 की विरासत है। मुझे लगता है कि यदि कोई शौक लगता भी है तो भारतीय जनता पार्टी को उस शौक से निकलने का एक बहुत बड़ी विरासत की ताकत है। विनोद जी, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिल्ली में रुक रहा है। जो काम मुलायम सिंह नहीं कर पाए, जो काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई, जो काम नीतीश लालू नहीं कर पाए, वो काम अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। देखिए, ये जुमला जो है सबसे पहले मैंने ही इजाद किया था और ट्वीट भी किया था और एक चैनल पे कहा भी था कि, और सूद जी बैठे हुए हैं और ये हैं लोग भारतीय संस्कृति की हमेशा बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में चक्रवर्ती राजाओं के अश्वमेध के घोड़े हमेशा उन ऋषि कुमारों ने रोके हैं जो जंगलों में तीर कमान लेके खड़े हुए, दो बच्चे लव और कुश। भगवान राम का घोड़ा उन्होंने रोका और बब्रुवाहन ने अर्जुन का रोका। तो ये हमारे ही संस्कृति में है। और वो चाणक्य जो है वो एक बच्चे को लेकर के, तक्षशिला से लेकर के उसने मगध को जो है जीता। तो जो राकेश जी कह रहे थे मैं वही बात कर रहा हूँ। राजनीति इस देश में वो शुचिता की, स्वच्छता की और सादगी की रही है। वो चाहे कांग्रेस जब उससे अलग हुई तो नतीजा सामने है। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो बड़ी बड़ी बातें करके और 10 साल के अपने अहंकार से उन्होंने जो है जनता से उनकी दूरी हुई, नतीजा सामने है। 15 साल में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 9 महीने में ही वो दूरी बना ली। जो राकेश जी कह रहे हैं, जो कि तो संघ से जुड़े हुए हैं, मैं भी उसी बात को दोहराता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक या मोदी जी तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं देश में, जनता उनसे हमेशा ये अपेक्षा करती है कि वो जन भावना का ख्याल रखें और जनता के साथ। मुझे लगता है अगर नतीजे ये आए, अभी तो ये एग्जिट पोल है, इसे हमें कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हो सकता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े उलट जाए, बिल्कुल। लेकिन अगर नतीजे ये आए तो ये बात साबित होगी कि जनता के साथ अगर आपका की दूरी बनेगी तो निश्चित रूप से फिर आपको जो है। जी जी, देखिए, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया ये दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विशेषता क्या है कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत, मजबूत सिद्धांत धरातल पर खड़ी है। आज अगर आपसे यदि किसी को खतरा है तो मुलायम सिंह जी जैसे समाजवादी पार्टी को खतरा है जो कहता है कमीशन लेने में ईमानदारी बरतो। अगर खतरा है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है जो कि किसी तरह वंशवाद के आधार पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने ये कहा कि दिल्ली, खासकर दिल्ली राज्य में कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट हुआ। ये अखिल भारतीय रूप में ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली राज्य में कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है कि आप जनता को ऑब्जेक्ट मत समझिए।
जनता के बीच से नेतृत्व उभरना चाहिए। आशीष आप जवाब जरूर दीजिए। सीधे हमला बीजेपी और बीजेपी की कार्यशैली पर हो रहा है। देखिए, दो बातें हैं। बार बार इसको, इस दिल्ली के नतीजों को, मैं दोनों उत्तर देना चाहूंगा। दिल्ली के नतीजों को बार बार देश की राजनीति के साथ जो जोड़ने की कोशिश करें तो उन्हें अभी 3 महीने पहले के अन्य राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखना और समझना पड़ेगा अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें। और राकेश जी जो इस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो एक विवेचना का विषय, उनका अपना मत हो सकता है, उनका अपना मत हो सकता है, मगर राजनीति में शुचिता, जीवन में सादगी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघ के बैकग्राउंड से आते हैं उनकी जीवन शैली में ही है। इसमें त्रुटि कोई भी निकालने के लिए निकाल सकते हैं, विवेचना की जा सकती है, परंतु मैं राकेश जी के इस मत से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। सहमत नहीं है, मैं आगे आऊंगा। गौरव भी बोलना चाह रहे हैं, मौलाना साहब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर चलते हैं इलेक्शन रूम में। कुछ और आंकड़े आ चुके हैं, कुछ और एजेंसीज के नतीजे हमारे पास हैं। आकाश, अब आप क्या दिखाने वाले हैं? सुमित, शुरुआत हुई एग्जिट पोल से एक बड़े झटके के साथ, लेकिन बाकी एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। अब 3 एग्जिट पोल एक के बाद एक हम दिखाने वाले। सबसे पहले ये देखिए, वोटिंग का औसत हम दिखा रहे हैं। एबीपी नीलसन के मुताबिक 37% वोट मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये जो फर्क है ना, ये एक तरफ आप देखिए बीजेपी, एक तरफ आप देखिए आम आदमी पार्टी, इन दोनों बीच का जो फर्क है 37 और 32 का 5%, बस यही सारा खेल हो गया है। कम से कम कांग्रेस को ये एक एग्जिट पोल है जो पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा वोट औसत दे रहा है, लेकिन बहुत हाथ नीचे ले जाना पड़ रहा है, तब जाके 19% कांग्रेस का टच होता है। दिलचस्प बात देखिए, कांग्रेस के डबल है आम आदमी पार्टी का वोट औसत, जो कि कांग्रेस के लिए बेहद चिंता का विषय है। और अब सीटों पे आते हैं कि क्यों बीजेपी को भी गहन मंथन करने की अब जरूरत पड़ेगी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को सिर्फ 28 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी को एबीपी नीलसन के मुताबिक 39 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 19% वोट औसत के बावजूद सिर्फ 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, बेहद चिंता का विषय। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, यह दूसरा बड़ा सर्वे बिल्कुल साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक इसी कारण से अब चलिए तीसरे एग्जिट पोल की तरफ। अगर यहां भी बीजेपी को झटका मिला तो यह लगातार तीसरा झटका होगा, और वही नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके मुकाबले 4% कम वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के। ये 4% का जो फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है, और कांग्रेस को और भी कम दे रहा है, सिर्फ 15% वोट देता हुआ नजर आ रहा है आज तक। और सिसेरो का सर्वे सीटों में ये कैसे ट्रांसलेट हो रहा है आप देखिए। आज तक सिसेरो का सर्वे दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने बल पर 35 से 43 सीटों के बीच में लाकर सरकार बनाने जा रही है, और बीजेपी और उसके सहयोगी दल सिमट रहे हैं 23 और 29 के बीच। कमोबेश तीनों जो अभी तक सर्वे हमने दिखाए एक जैसी बातें कह रहे हैं, और कांग्रेस को देखिए सिर्फ 3 से 5 सीटों के बीच में आती हुई नजर आ रही हैं। एक और सर्वे है, एक और बड़ा सर्वे है जो एक और बड़ा झटका दे रहा है, और वो है न्यूज नेशन का सर्वे, जो अब तक की सबसे ज्यादा 47 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है। और सुमित, ये बेहद करीब है। आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे, उनका दावा था 51 सीटों का, और न्यूज नेशन का जो सर्वे है उनके बेहद करीब 47 सीटें आम आदमी पार्टी को, माफ कीजिए, ये वोट औसत है, 47% वोट दे रहा है, और 39% वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को, और कांग्रेस को बहुत कम, सिर्फ 11% वोट। अब सीटों में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी को 39 से 43 के बीच सीटें न्यूज नेशन का पोल दे रहा है, बीजेपी को 25 से 29 सीटें, और कांग्रेस हो सकता है सिर्फ 1 सीट पर सिमट जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अपने दम पे बन सकती है। 4 सर्वे अब बिल्कुल साफ साफ तौर पे यही कह रहे हैं। सुमित, शुक्रिया आकाश। ये आंकड़े मेरे पास भी पहुंच चुके हैं अब इस वक्त, और एक चीज इन आंकड़ों में जो कॉमन है इन चारों सर्वे में, चारों एजेंसीज के, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो ये कि अगर मोटे तौर पर माने तो भारतीय जनता पार्टी के
पास करीब 27-28 सीटें आ रही हैं, जो कि मिडवे मार्क करीब 35 से 7-8 सीटें कम है। आम आदमी पार्टी के पास करीब 39-40 सीटें आ रही हैं एवरेज की अगर मैं बात करूं, जो कि मेजॉरिटी से 4-5 सीटें ज़्यादा हैं। एक कॉमन फैक्टर है तीनों सर्वे में कि कांग्रेस का आंकड़ा 3 के आसपास आता दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा, 8 से 3 मैं मानूंगा एग्जिट पोल है, पर क्या आप इसके लिए तैयार हैं, इस बुरी खबर के लिए? देखिए, खबर तो कोई भी हो, राजनीति में, लोकतंत्र में जो भी जनता फैसला लेती है उसको विनम्रता के साथ शिरोधार्य करना चाहिए। लेकिन आप देखिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कितना डिफरेंस आ गया है, और एक सर्वे के अंदर और एक एग्जिट पोल के अंदर दूसरे एग्जिट पोल के अंदर भी अभी काफी अंतर आ रहा है। 2 दिन और इंतजार करना चाहिए। अमूमन सब सर्वे दिखा रहे हैं, इंडिकेशन जरूर आ रहा है, लेकिन परसेंटेज, वोट परसेंटेज में 8-9% का भी डिफरेंस आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि 2 दिन और इंतजार करना चाहिए। आज तमाम जनता ने अपनी, जैसे सर्वे में तमाम बातें डिफरेंस दिख रहे हैं, मुझे एक कॉमन चीज दिख रही है कि कांग्रेस 2-3 है और आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए कॉमन चीज दिखाई दे रही है। पहले ही कहा कि जनता ने अगर कोई निर्णय लिया है, जनता ने अगर वो बटन दबाया है, तो कांग्रेस पार्टी उसको विनम्रता से स्वीकार करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि 2 दिन और रुकिए, आपको कुछ ना कुछ और ऐसा अंतर नजर आएगा जिससे फिर दोबारा विश्लेषण करना पड़ेगा। सुमित जी, मैं इतना ही कहूंगा कि इन सभी सर्वे से एक बात सामने आती है कि जो बीजेपी का कैंपेन था, रोज सुबह आप उठिए एक नेगेटिव कैंपेन, किसी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, परिवार के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा था। तो जो इस देश का युवा है, जो और वोटर है, वो नेगेटिव कैंपेन नहीं चाहता, वो विकास चाहता है। और ये कुछ और नहीं है, ये शुद्धिकरण, लव जिहाद और घर वापसी है, जो वोटरों ने जवाब दिया है कि अगर आप ये एजेंडा लाएंगे और विकास का नाम पहले लेंगे तो हम भी जानते हैं कि हमें कैसे जवाब देना। जी, मैं बीच में टोक रहा हूं, एक और आंकड़ा मेरे पास आ गया, मैं आता हूं आपके पास। डाटा माइन एरिया का सर्वे भी हमारे पास आ गया, एग्जिट पोल, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? बीजेपी गठबंधन को 35 सीटें दी जा रही हैं। जनता बीजेपी के साथ है, कम से कम यहाँ बैठी हुई है आशीष। 35 सीटें बीजेपी गठबंधन को, 31 सीटें आपको और कांग्रेस को 4 सीटें। डाटा माइन एरिया का ये एग्जिट पोल है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। अब मौलाना साहब, 4-5 सर्वे, 4 आपके हक में और 1 आपके खिलाफ। जी देखिए, फैसला तो हो गया, अभी नहीं हुआ, 4 मेरे हक में और 1 मेरे खिलाफ। फैसला तो हो गया, ये तो सिर्फ नहीं, ये तो लोकतंत्र है, जमहूरियत है। आप देख लीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरे भाई ने कही है अभी, ये सच्ची बात है। बीजेपी ने जब विकास के नाम पर चुनाव लड़ा तो दिल्ली, हिंदुस्तान की गद्दी पर बीजेपी को लोगों ने बिठा दिया। लेकिन बैठने के बाद इन लोगों के दिलों में एक बात पैदा हो गई, शायद मैं जानता हूं या तो जानबूझकर इन्होंने किया है या इनसे भूल हो गई। इन्होंने फिर वही राग लापना शुरू कर दिया जो कुछ दिन पहले बीजेपी की नीति थी। वो नीति कहीं ना कहीं ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए जो नीति सामने आई, आज फिर दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देना चाहती है कि अगर विकास के नाम पर अगर लड़ोगे, विकास, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए सुमित जी, पूरी एक मिनट, समझ क्या आप क्या बोलने वाले हैं, मैं जवाब देता हूं। क्या नेगेटिव कैंपेनिंग का खामियाजा है क्या ये? नहीं, वैसे तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। गौरव भाटिया जी कह रहे थे यूपी की बात बाद में करेंगे, अपने अंतिम वक्तव्य में फिर ये यूपी में पहुंच गए थे। खैर, देखिए, यूपी से भी सफाया, गलतफहमी में जीने के लिए कोई किसी को भी रहे। आप एक बात को जरा गौर से, हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, चुनाव तो हो चुका है, बिल्कुल, नतीजे जो आने वाले हैं वो मशीनों में बंद हो चुके हैं। 37% वोट लेकर 39 सीट देते हैं आप आम आदमी पार्टी को, फिर 41% वोट लेकर 43 सीट देते हैं, फिर 47% वोट देकर फिर 43 सीट देते हैं। कहीं ना कहीं और मेरे को जब आप 32% वोट देते हैं, 37% वोट पे 29 सीट देते हैं, 39% वोट पे भी 29 सीट देते हैं। अलग-अलग एजेंसीज है, आप कंपेयर मत करिए, अलग-अलग एजेंसीज का अपना एनालिसिस है। मेरा वोट परसेंटेज आप कहीं पर बढ़ा देते हैं, मेरी सीटें घटा देते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर एकेडमिक डिस्कशन के लिए इसको डिस्कस करना और ब्राउनी, आपको लगता नहीं कि अगर आप विकास के मुद्दे पर बात कर रहे होते तो शायद वो पॉजिटिविटी बनी रहती? सुनिए, मैं बताता हूं, अगर केजरीवाल ने गौरव भाटिया जी के सिर पे कसम रख के हाथ रख के कसम खाई होती तो हम इनका चित्र दिखाते। उन्होंने ही अपने बच्चों की सौगंध खाई थी तो दिखाना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी की कसम खाई होती, गौरव भाटिया जी बीजेपी को क्यों बोलना पड़ा? बात यह है कि राजनीति का स्तर कितना गिरेगा और वोटर आज इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। विकास के मुद्दे की सबसे ज्यादा बात अगर किसी ने की इस चुनाव में, हमने की।
सबसे पहले जहां झुग्गी वहां मकान हमने बताया। जहां और जो डेवलपमेंट की बातें हैं, बिजली के क्षेत्र में रिफॉर्म्स के साथ दाम कम करने की बात, 8 महीने क्या किया आपसे ज्यादा आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप इस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना तो आपको बोलने नहीं दूंगा। पॉलिटिकल डिस्कोर्स अरे छोड़िए, मुझे ये बताइए योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची ने क्या किया 8 महीने? मुझे बताइए, अगर लिखे होते 8 महीने क्या किया? 8 महीने क्या किया आपने? आप 8 महीने का जवाब दीजिए। लाख रुपए आए हम लोग के तो अकाउंट में नहीं आए। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, योजना, चर्चा जारी है। तमाम मेंबर मेरे साथ बने, कुछ और आंकड़े भी हमारे पास आएंगे, वो आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, बने रही IBN 7 के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और इसके पहले कि हम बहस को आगे बढ़ाएं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, एग्जिट पोल टाटा माइन एरिया का जो है उसके आंकड़े क्या कहते हैं, उसका वोट परसेंटेज क्या कहता है, वो दिखाने के लिए वापस आकाश के पास। तो आकाश। जी सुमित, बिल्कुल सीधे चलते हैं डेटा माइन एरिया के पास और उनके आंकड़े अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहले वोटिंग औसत, ये पहला सर्वे है जो बीजेपी को थोड़ी राहत दे रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल 38% वोट लेकर नंबर 1 पर आ रहे हैं। अभी तक 5 सर्वे हम दिखा चुके हैं, जिनमें से ये एकमात्र है जो बीजेपी को ये अच्छी खबर दे रहा है। और आम आदमी पार्टी बहुत पीछे नहीं है, 37% वोट शेयर के साथ नंबर 2 पे वो बनी हुई है। और कांग्रेस को भी ठीक ठाक वोट मिल रहे हैं, 20% वोट औसत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक है सुमित कि बाकी जितने पोल्स हैं उनमें सारा हम नहीं जानते, लेकिन अधिकतर जो है वो 3 बजे के आसपास तक के हैं, जैसा कि किरण बेदी दावा कर रही थी। लेकिन ये जो डेटा माइन एरिया का आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, ये शाम 6 बजे तक का है। एक ये फर्क है, क्या वाकई 3 से 6 के बीच में ऐसी वोटिंग हुई है कि आम आदमी पार्टी पीछे रह गई और बीजेपी मामूली तौर पर उनसे आगे निकल गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सीटों में कैसे तब्दील हो रहा है, ये आप ध्यान से देखिए। यहां यह महत्वपूर्ण है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 35 सीटों के साथ में अपने सहयोगी दलों को साथ मिला के, आम आदमी पार्टी 4 सीट पीछे 31 पर, और कांग्रेस 20% वोट के बावजूद 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मार्जिन ऑफ एरर को आप साथ में देख लें तो 35 का से थोड़ी सी भी अगर कम होती है तो बीजेपी इसके बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सरकार नहीं बना पाए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाएं। मार्जिन ऑफ एरर अगर यहां से बदलता है तो वो भी संभव है। तो 2 अलग अलग तरह के सिनेरियो। फिर भी अच्छी खबर, पहली खबर एग्जिट पोल से डेटा माइन एरिया की, और ये शाम 6 बजे तक के फिगर्स हैं। जी सुमित, वापस आपके पास दिल्ली दरबार में। शुक्रिया आकाश। राकेश जी, आप बोलना चाह रहे थे, मैं आप ही से पूछूंगा। एक आंकड़ा जो आकाश ने दिखाया अभी डेटा माइन एरिया का, जो इशारा कर रहा है कि बीजेपी थोड़ी सी आगे है। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी इन 8 महीनों के दौरान लगातार सफलता की बात करने के बाद, लगातार 4 विधानसभाएं जीतने के बाद दिल्ली में आकर डावाडोल स्थिति में है? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के चुनाव को दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। ये एक स्थानीय चुनाव है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं इसको पानी का बुलबुला समझता हूँ, क्योंकि यह जिन बातों को लेकर चल रहा है वे बातें यथार्थ से जुड़ी हुई नहीं है। ये एक हसीन सपने दिखाने वाली बात है और इनको गवर्नेंस का कोई अनुभव नहीं है। इनको धरना देने का, प्रदर्शन करने का, डिसरप्ट करने का, जो व्यक्ति भारत के गणतंत्र दिवस को डिसरप्ट करने की बात कर सकता है, जो जातिवाद और सांप्रदायिकता के उस वायरस से ग्रस्त हो जाए चुनाव के समय में। एक ऐड आया, वह ऐड यह था कि आप अराजकतावादी गोत्र के हैं,
कोई भी पढ़ा लिखा क्या, कोई अनपढ़ भी व्यक्ति कहेगा ये जाति से जुड़ा हुआ वक्त नहीं है। मैंने एक बार कहा था लालू और नीतीश कुमार एक ही गोत्र के हैं, तो क्या मैं उनकी जाति गोत्र को कह रहा था? ये तो राजनीतिक चरित्र को बताया जा रहा था, इसको उन्होंने एक जाति से जोड़ दिया सिर्फ जाति के वोट को लेने के लिए। सुमित जी, जब इनके ही एमपी साध्वी निरंजन ने कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति से जोड़ा था, उसको कहा था ये बैकवर्ड महिला है, तब वो क्या था? देखिए मैं बता रहा हूँ, राजनीति में एक ऐसा वर्ग 70-80 के दशक के बाद से आया है जिसके डिस्कोर्स का लैंग्वेज डिफरेंट है। साध्वी निरंजना के डिस्कोर्स का लैंग्वेज वही डिस्कोर्स है। मैं लालू के डिस्कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश की डिस्कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आम आदमी का एक अरविंद केजरीवाल जो पढ़ा लिखा IRS को छोड़कर आया, सुन लीजिए कहानी, पहले बात सुन लीजिए, जो छोड़कर आया है वो देखिए। अब अपने पार्टी के लोगों को देख लीजिए, रोज जातिवाद की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव का मुलायम सिंह कहते हैं समाजवादी नेता मुलायम सिंह कहते हैं कमीशन ईमानदारी से लो। लेकिन आपने जाति की बात, मैं जाति की बात उसका उत्तर दे रहा हूँ कि मैं आपसे जाति, मैं उत्तर दे रहा हूँ। साध्वी निरंजन कि मैं एक बैकवर्ड क्लास आप एक समाज, क्या वो आप हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए। समाज शास्त्रीय की बात को मैं जवाब उसी का मैं दे रहा हूँ। समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरी राजनीति में एक वर्ग आ रहा है जो वर्ग मेरी बात तो सुनिए, जो वर्ग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU का प्रोडक्ट नहीं है, जो वर्ग जमीनी राजनीति से आ रहा है वो ऐसी बातें कर रहा है, कोई जरूरी ऐसी बातें कर रहा है। ऑक्सफोर्ड उसके बड़े दलित नेता रहे हैं, बैकवर्ड नेता रहे, उन्होंने सही भाषा का इस्तेमाल किया। BR अम्बेडकर की भाषा आप किसी की आपको नहीं मालूम है, आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप नहीं मान रहे कि आप नहीं मान रहे, अपमान कौन कर रहा है? आपके साथी एक मांझी को शिखंडी के रूप में उपयोग किया। जब उनकी जरूरत समाप्त हो गई, तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इसलिए राजनीति को दलितों को शिखंडी के रूप में उपयोग मत कीजिए। वे हमारी तरह है, उनको रहने दीजिए। उनको अम्बेडकर की तरह सम्मान चाहिए, उनको अम्बेडकर की तरह सम्मान। ठीक है, मैं एक सवाल, और रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी स्वागत है आपका। जी विनोद जी, मैं खाली एक जोड़ूंगा, चूंकि राकेश जी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक विज्ञापन को जाति की राजनीति से जोड़ दिया। बिल्कुल गलत किया, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। वो एक राजनीतिक विज्ञापन था, लेकिन वो रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था लोकसभा चुनाव में। जब प्रियंका गांधी के बयान को, जब प्रियंका गांधी ने कहा कि नीच राजनीति की जा रही है, तो उन्होंने अपनी नीची जाति से जोड़ के कहा था कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं नीचे काम कर रहा हूं। तो रास्ता मोदी जी ने ही दिखाया है राकेश जी, इसलिए चीजों को याद करिए। नहीं, देखिए प्रियंका गांधी ने देखिए नीच राजनीति नहीं, देखिए नहीं, मैं एक और बता रहा हूँ। आप मुझे नीच राजनीति नहीं, आप मुझे देखिए मोदी साहब ने तो विज्ञापन था, पूरी तरह से एक उत्तर दे दीजिए। अच्छा, मैं सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी को नीच राजनीति या नीच पत्रकारिता कहते हैं, वो एक ऐसा शब्द है जो नहीं, मैं एक ऐसा शब्द है उस राजनीतिक जिस परिप्रेक्ष्य में प्रियंका गांधी ने कहा और जिस बैकग्राउंड को उन्होंने अटैक किया, वह बहुत ही खतरनाक था। बहुत ही आलोक जी जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी की बात आ गई है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक से समझता हूँ राकेश जी की आज संवेदना से मैं भी अपनी संवेदना मिला लूं। आज उनका चेहरा उतरा हुआ है, अदरवाइज ऐसे नहीं रहता है आज, इसीलिए वो बहकी बातें कर रहे हैं। वो थोड़े इतिहास के परिप्रेक्ष्य को भी भूल गए हैं। मोदी साहब ने जिस तरह का विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें जो ईंटें थी वो धर्म की थी, मसाला जातिवाद का लगाया और उसके ऊपर पेंट जो था वो विकास का मार दिया। ये मोदी साहब का मॉडल रहा हमेशा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस हर एग्जिट पोल में 3 पर क्यों रुकी हुई है? देखिए, आपने मोदी साहब पेंट विकास सब कह दिया, कांग्रेस क्यों 3 पर रुकी हुई है? पिछले 2 महीने से जिस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा था, अभी तो एग्जिट पोल है, मैं उनको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मीडिया ने भी, तमाम चैनल्स ने जिस तरह से व्यक्ति विशेष की राजनीति बना दी, मोदी बनाम केजरीवाल, कभी किरण बेदी बनाम तमाम चीजें बनाई, उसमें कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे थे वो पीछे रह गए। असली जो दिल्ली के मुद्दे थे वो पीछे रह गए और उसका कहीं ना कहीं सीधा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ईमानदारी से आपने बात की। मैं आकाश के पास फिर चलूंगा, आकाश के पास कुछ और आंकड़े आए हैं, कुछ और एग्जिट पोल के नतीजे। आकाश, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल सुमित, हम और भी आंकड़े अभी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक बात और जल्दी से बता दूं कि बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग अभी अभी समाप्त हुई है और अब हम आपको अगला सर्वे दिखाने जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ डेटा माइनेरिया है जिसने बीजेपी को थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन टुडेज चाणक्य, ये देखिए, ये 48 आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी उसकी आधी भी नहीं, यानी कि सिर्फ 22 पर अटकी हुई है और कांग्रेस 0 पर जा सकती है। मार्जिन ऑफ एरर यहां पर 2 सीट का हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, 6 सीट इधर या उधर हो सकता है और 22 हो सकता है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए। यानी एक और बड़ा सर्वे जो आम आदमी पार्टी की जीत साफ साफ दिखा रहा है। तो सुमित, ये महत्वपूर्ण है कि टुडे चाणक्य मेरे ख्याल से अब चौथा बड़ा ऐसा पोल है जो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है। और योगेंद्र यादव ने अब से थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि सब चीजें देखने के बाद उनका आकलन यह है कि आम आदमी पार्टी 47 सीटें लेकर आ रही है। योगेंद्र यादव खुद अपने आप में सेफोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने तमाम सर्वेज भी किए हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा चाणक्य के सर्वे के बारे में। दिल्ली में जब दिसंबर 2013 में चुनाव हुए थे तो टुडेज चाणक्य का सर्वे बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक बैठा था, तमाम सर्वेज के मुकाबले एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक बैठा था। टुडेज चाणक्य ने उस वक्त आम आदमी पार्टी को 31 सीटें दी थी, हालांकि उनकी 28 आई थी। ये उस वक्त का दौर है जब कोई भी सर्वे आम आदमी पार्टी को 8, 10, 12 से अधिक सीटें नहीं दे रहा था। 15 सीटें एकमात्र दी थी उसके बाद एपीपी नीलसन ने। उसी चाणक्य ने भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त 29 सीटें दी थी, जो बीजेपी और गठबंधन को मिला के 32 सीटें आई थी। लगभग टुडेज चाणक्य का जो आज का सर्वे है, जो कि 48 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है, आशीष सूद, परेशानी होती है, चिंता होती है कि चूक रहे आप इस रेस में कहीं? देखिए, इस डिस्कशन में अगर बात कहें तो जो आंकड़े सामने दिखते हैं उसमें तो आप कह सकते हैं, परंतु मैं फिर कह रहा हूं इसमें इतने बड़े अंतर, इतने बड़े विरोधाभासी आंकड़े दिखते हैं ये, इसलिए मैं ये मानता हूं जो नतीजा आया है वो तो मशीन में बंद है, वो 10 तारीख को ही आएगा, मगर आज की डेट में इन आंकड़ों में बहुत विरोधाभास दिखता है। लेकिन ये बात तो मानेंगे, सिर्फ डाटा माइनेरिया जिन्होंने 35 सीटें दी, बाकी सब ने 5-6 एजेंसी के सर्वे हम देख चुके हैं, सुपर सर्वे में सब आराम से आम आदमी पार्टी की सरकार आपने अभी तक बताया, बाकियों में आप स्टूडियो से जानकारी लीजिए, वो भी 3 बजे तक के हैं, 6 बजे तक के हैं। सर्वे जो एग्जिट पोल है वो पूरे होने चाहिए। हम आज क्योंकि बिल्कुल 6 बजे के बाद शायद पहला शो आप ही का है, आप इसलिए इसको यहाँ पे राहत ढूंढ सकते हैं। राहत नहीं है। देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूं, नतीजे तो बंद हो चुके हैं ना, नतीजे तो जनता जनार्दन ने बटन दबा के बंद कर दिया है। Nobody can change them। हम तो एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब पॉलिटिकल एंड एकेडमिक डिस्कशन जो है वो पूरे आंकड़ों पे होगी। रामकृपाल जी, ये तमाम सर्वे किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये सर्वे, अगर इनका निचोड़ आप लीजिए, ये सर्वे कह रहे हैं कि फाइट इज टफ, एडवांटेज आप है, लेकिन हमेशा तुलना क्या होती है कि जैसे इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि पिछले साल के इस क्वार्टर से या पिछले इस साल में, तो विधानसभा अगर 2013 के एग्जिट पोल की आप अगर चर्चा करें या ओपिनियन पोल का, तो आप ये देखेंगे कि जो फिगर्स आई थी, फिगर सही थी, लेकिन पार्टियां बदल गई थी। यानी आपको 8 सीटें शायद दी जा रही थी, उसको 28 मिल गई, और कांग्रेस को जितना एडवांटेज दिखाई जा रही थी वो बिल्कुल आ गई। तो मेरा ये कहना है कि एडवांटेज अभी तक दिख रही है कि निश्चित तौर पर आपको है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि बिल्कुल बीजेपी खारिज नहीं हुई है, और 11 ये तीनों पार्टियों, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के दोनों पार्टियों के लिए सुख और क्या उसको बोलते हैं गम और खुशी दोनों हैं। जो जिसको ले जाए, एक सर्वे तो कम से कम बीजेपी को भी राहत दे रहा है ना। तो 10 तारीख तक के लिए उनके लिए भी कुछ खुशी की भी पुड़िया है, कुछ गम की भी पुड़िया है, थोड़ी सी कुछ, ये बहुत सारा थोड़ी सी, लेकिन इतना है कि फाइट इज टफ, इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक। अमिताभ कुछ बोलना चाह रहे हैं? अमिताभ। आशीष जी, राकेश जी दोनों बैठे हैं, दोनों बीजेपी से जुड़े हैं, संघ से। इतना मैसिव बिल्डअप था इस बार, संघ के कार्यकर्ता लगे, क्षेत्रों में लगे, कुछ काम नहीं आया इस बार। देखिए, ऐसा है कि वो वही बोलेंगे एग्जिट पोल है। नहीं,
देखिए बात नतीजों पे ही बोला जाएगा ना, मगर भारतीय जनता पार्टी के तो सभी कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो जमीन पर ही काम करते हैं। मैंने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, हमारी यूएसपी जमीन पर काम की है, शायद उसके नतीजे सच्चाई में सामने दिखेंगे। जो चुनाव को बिल्ड करने का काम है, अब ये आप इसमें आप हमें बार बार इस पे क्रिटिसिज्म देते हैं कि हमारे मंत्री काम कर रहे थे। एक चीज अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री बन गए हैं तो भाई साहब वो काम तो करेंगे। सुमित जी, इस बात का जवाब दीजिए कि मान लीजिए ये एनालिसिस ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, क्या किरण बेदी को देरी से लाना उसका खामियाजा है, या हर्षवर्धन को डंप कर देना उसका खामियाजा है, या पूरी की पूरी पार्टी दिल्ली की सरकार बनाने के चक्कर में, दिल्ली की केंद्र सरकार चलाने के चक्कर में दिल्ली विधानसभा से उसकी नजर हट गई? अगर आपके डिस्कशन के सेक के लिए मैं मान लूं ये आंकड़ा सही है तो फिर इसका कोई भी कारण इतना सिंपल नहीं होगा, फिर वो बहुत शोध का और बहुत जानकारी के साथ, गंभीरता के साथ चिंतन का विषय होगा। जी मैं सुन नहीं पाया आपने क्या। आपकी स्टेट यूनिट ने काम नहीं किया, पार्टी के अंदर डिफरेंसेस थे? नहीं, पार्टी में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, किसी प्रकार के डिफरेंसेस नहीं थे। पार्टी यूनाइटेड पूरी इकाई काम कर रही थी। और तो और पार्टी के इन दिनों जो दिल्ली में स्टेशन मंत्री और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अब हमारे कार्यकर्ता अगर आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं तो इसमें गुनाह की बात नहीं है। दे डोंट सीज टू बी द एक्टिविस्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने काम किया है। फिर अगर जैसे हमने डिस्कशन के सेक के लिए माना, जबकि मैं ये मान नहीं रहा हूं ये आंकड़े सही है, डिस्कशन के लिए माने तो इसका कोई भी कारण फिर इतना आसान नहीं होगा। देखिए, मैं कहूंगा यदि ये आंकड़े सही हैं तो इसके 2 प्रमुख कारण होंगे। एक तो कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, तो कांग्रेस का जो सामाजिक आधार था, जो वोट बैंक था, उसे भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक कब्जा करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी में खिसक गया। भारतीय जनता पार्टी खारिज नहीं हुई, आज दोनों में नेक टू नेक टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड और संगठन है। दूसरा जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में भी चुनाव जीती है, जो बड़े राज्य हैं। हरियाणा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। इससे भारतीय जनता, ये दिल्ली के चुनाव को पूरे देश के संदर्भ में देखना, राष्ट्रीय संदर्भ में देखना, ये उन लोगों का है जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हजम नहीं कर पाते हैं। वो किसी तरह से हजम नहीं कर पाते हैं। इंदौर अभी एक मौलाना साहब एक बात सुन लीजिए, अभी मध्य प्रदेश के नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। यह किसी राष्ट्रीय मीडिया का विमर्श का विषय नहीं बना, क्योंकि दिल्ली में सेकुलरिस्ट इंटेलेक्चुअल्स और कुछ मीडिया घरानों ने जमकर डिस्कोर्स किया, पूरे राष्ट्र का अटेंशन खींचने की कोशिश किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जो एलर्जिक दृष्टिकोण है उसको रखने के। मौलाना साहब मुझे भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि डेरा सच्चा सौदा का फैक्टर या शाही इमाम का फैक्टर आपको ले डूबा? देखिए, शाही इमाम का फैक्टर कितना प्रभाव डाला मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय राजनीति को विषाक्त करने में शाही इमाम लगातार भूमिका निभा रहे हैं। लाभ हानि नहीं देखना चाहिए। जब देश को सांप्रदायिकता और जातिवाद का वायरस लगता है तो पूरा देश को नुकसान होता है। उसको वोट के संदर्भ में मत देखिए। ये नौजवान है, ये नौजवान का आपकी तरफ से हुआ है? नहीं, ये नौजवान है। कल तक आप इल्जाम लगा रहे थे, आप पार्टी ने कर दिया, आज आपने स्वीकार कर लिया जनता के सामने। ये नौजवान, आपने स्वीकार कर लिया इसको। भारत का नौजवान चाहता है कि जाति और सांप्रदायिकता से ऊपर हटकर राजनीति करें, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। किसी धर्म के लिए अलग अलग कोड नहीं हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करते हैं। आज आपने इसको मान लिया कि शाही इमाम फैक्टर हमने किया। शाही इमाम एक सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, कभी कांग्रेस कभी आप उनके शरण में जाती है और यह देश के लिए घातक है। मौलाना, आप इस बात को मानेंगे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? आपकी पार्टी की क्या राय है? आम आदमी पार्टी। देखिए बात सुनिए, मैं पार्टी की राय इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं पार्टी के अंदर कोई अहम भूमिका नहीं रखता हूं, लेकिन अगर मुझसे आप जाते उस पर पूछेंगे इमाम एसोसिएशन की तरफ से, तो कॉमन सिविल कोड जो है इसको कभी भी हिंदुस्तान का मुसलमान तो मान ही नहीं सकता। ये मेरी अपनी राय है, पार्टी का इसमें कोई मामला नहीं है। चूंकि हमारा जो लॉ है वो कुरान है, हम हिंदुस्तानी कानून को तो मान सकते हैं लेकिन कॉमन सिविल कोड, ठीक है, रिलीजियस सिविल कोड नहीं माना जा सकता। रिएक्शन लिए आपका कोई बात आपने आई थी। बड़े बिंदु पे एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की बहुत अहम भूमिका होती है। जो इधर कुछ महीने से राजनीति चली, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की बात हुई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात है और भी जगह पे, तो मैं समझता हूं कि आज अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं और आप आगे आती है तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। इतना मैं जरूर कहूंगा। क्या ये नेशनल लेवल पर ऑल्टरनेट है बीजेपी का?
क्या आम आदमी पार्टी के पीछे समाजवादी पार्टी जैसी पुरानी कुछ और बात कह रहा हूं कि डिक्टेटरशिप या एक पार्टी का रूल पूरे देश में हो जाए, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, ये नहीं ठीक है। इसलिए विपक्ष और जो और सरकार पार्टी बनाती है, चाहे हमारे पास और प्रदेशों में पार्टियों की सरकार है, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है, प्रजातंत्र के लिए जरूरी है कि ऑपोजिशन हो, पर क्या ऑपोजिशन छितराया रहे या ऑपोजिशन को एक हो जाना चाहिए, जैसे लालू और नीतीश एक हो रहे हैं? जैसे जब वो एक हुए तो बिहार के, मैं मुलायम सिंह भी आपके नेता भी उनके साथ है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल के पीछे आप सब लामबंद होंगे? नहीं, बीजेपी का अल्टरनेट बनने के लिए आप सबसे बड़ी बात है कि जहां पे सिद्धांत की और जहां पे बात हो रही है कि पार्टी का फोकस, हमारी पार्टी के लिए पंथ निरपेक्षता और समाजवाद ये रीढ़ की हड्डी है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और जनता परिवार जो इकट्ठा हुआ वो इन्हीं बिंदुओं पे हुआ, यही हमारा संविधान कहता है। तो अगर इस पे हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाके एक मजबूत विपक्ष दे सके तो ये बहुत अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल को नेता मान लेंगे आप? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने रोकने की कोशिश की है। आप ये जानिए पहले कि जितनी जनसंख्या इस वक्त दिल्ली की है उससे 15 गुना ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो बड़ा लीडर और बड़ा क्षेत्र के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से कौन है? आप बताइए। 4 MP शायद 226 MLA, 226 MLA है समाजवादी पार्टी में आज। 4 MP आम आदमी पार्टी के पास है शायद, और 226 MLA भी हैं और 2.5 करोड़ और ये सब वोट पड़ा था उत्तर प्रदेश में। ये सब लामबंद थे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पीछे। मैं केवल यही टिप्पणी उस समय करना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने मुझे इनके बाद बोलने दिया। ये सब वही ताकतें हैं जो लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने के लिए और मोदी की विकासोन्मुखी राजनीति के बाद, अलग अलग राज्य जीतने के बाद जिनको अपने अस्तित्व का संकट है, वो सब के सब ममता, समता, टमटा सारे के सारे अरविंद केजरीवाल के पीछे। जवाब दीजिए, मैं ब्रेक में जाना है मुझे। देखिए, हवा का रुख जिस तरफ चलता है, कोई चुनाव जीतता है, कोई हारता है। और बीजेपी इज नॉट गोइंग टू। सुन लीजिए, मैं ब्रेक भाजपा की 60 सीटों से 10 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश में रह गई थी। विधानसभा चुनाव में ये लोग 40 पे सिकुड़ गए थे और आज भी जो सरकार है 226 सीट और 2.5 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। और ये बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी MP जब 2017 के चुनाव आएंगे तो भी हम जवाब देंगे। परिवार के MP है बस। मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को जारी रखेंगे। कुछ और एजेंसीज के सर्वे आने भी बाकी है एग्जिट पोल में, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब बने रहिए IBN 7 के साथ।